वेलकम टू जोग्राफिया। इसमें हम लोग देखेंगे स्लोप डेवलपमेंट। अभी देख लिया, लास्ट एपिसोड हम लोग का स्लोप डेवलपमेंट में था। तो स्लोप डेवलपमेंट की थेरीज देखते हैं हम। तो स्लोप डेवलपमेंट में लगभग 4 थेरीज हैं। एक तो डेविस की थेरी। डेविस की थेरी को क्या बोलते हैं? डेविस की थेरी को कहा जाता है स्लोप डिक्लाइन थेरी। तो डेविस की थेरी स्लोप डिक्लाइन थेरी है। उसके बाद पेंग की थेरी आती है। पेंग की थेरी को बोलते हैं स्लोप रिप्लेसमेंट थेरी। स्लोप रिप्लेसमेंट थेरी है। और फिर क्या कहते हैं, वुड की थेरी है। वुड की जो थेरी है उसको बोला जाता है, तो वुड का एक मॉडल है, उसमें देखेंगे क्या क्या आता है। उसके बाद आता है कि पेडिप्लिनेशन थेरी आ गई, या पैरेलल रिपीट थेरी जिसे बोला जाता है एल सी किंग का। तो ये 4 थेरी देखते हैं हम, एक एक करके देखते हैं हम। तो जो हम लोग की पहली थेरी है ये है स्लोप डिक्लाइन थेरी। तो स्लोप डिक्लाइन थेरी किसने दिया था? WM डेविस ने दिया था। इनका जो वर्क था, इन्होंने एक वर्क लिखा था 1892 में, जिसका नाम था कॉन्वेक्स प्रोफाइल ऑफ बैड लैंड डिवाइड्स। और फिर 98 में इन्होंने लिखा था ग्रेडिंग ऑफ द माउंटेन स्लोप। इन दोनों वर्क्स में इन्होंने स्लोप डेवलपमेंट कैसे होता है उसको डिस्क्राइब किया। लाइक ही साइकिल थेरी, हिल स्लोप आल्सो अंडरगोज प्रोग्रेस ऑफ साइक्लिक डेवलपमेंट। जैसे अपनी साइक्लिक थेरी में उन्होंने लैंड फॉर्म डेवलपमेंट का बताया कि एक सीक्वेंशियल मैनर ऑफ लैंड फॉर्म डेवलप होता है। तो एक सीक्वेंशियल चेंज आता है ना लैंड फॉर्म, और वो सीक्वेंशियल होता है, साइक्लिक होता है। उसी तरीके से इन्होंने हिल स्लोप डेवलपमेंट की जो थेरी दी उसमें भी इन्होंने बताया कि जो हिल का प्रोग्रेशन होता है, जो हिल स्लोप होते हैं, दे आल्सो अंडरगो प्रोग्रेस ऑफ साइक्लिक डेवलपमेंट। तो प्रोग्रेसिव डिक्लाइन दिखा जाता है साइक्लिक वे में। जैसे कि साइकिल ऑफ इरोजन पास थ्रू करती है फ्रॉम यंग स्टेज टू मैच्योर स्टेज टू ओल्ड स्टेज। तो ओवर द टाइम जैसे साइकिल पास थ्रू होती है इन स्टेजेस से, उसी मैनर में हर एक स्टेज से पास थ्रू होने वाली साइकिल में हिल स्लोप में भी क्या देखा जाता है कि एक प्रोग्रेसिव डिक्लाइन देखा जाता है। तो इनकी थेरी को इसलिए बोला जाता है कि स्लोप डिक्लाइन थेरी है। तो अगर हम बात करें इनकी थेरी के हिसाब से, तो इनकी थेरी में हम लोग जानते हैं कि 3 स्टेजेस होते हैं, यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। तो जो यंग स्टेज होता है, तो यंग स्टेज में इनके थेरी में, यंग स्टेज में जो स्लोप्स होते हैं ये कॉन्केव स्लोप होते हैं। ये यंग स्टेज है। यंग स्टेज में देखते हैं कॉन्केव स्लोप डेवलप होता है। तो कॉन्केव स्लोप होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो वैली डीपनिंग इस टाइम में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होती है, और जो विदरिंग प्रोसेस होते हैं वो भी बहुत डोमिनेंट होते हैं। तो नो डिक्लाइन इन स्लोप एंगल रादर इंक्रीज। तो यंग स्टेज में क्या होता है, कोई डिक्लाइन नहीं होता है स्लोप में, रादर इंक्रीज होता है, स्लोप इंक्रीज करता जाता है, इसलिए हमें कॉन्वेक्स स्लोप मिलता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्स स्लोप क्या होता है कि डाउन स्लोप आने पर स्लोप बढ़ता जाता है, स्लोप बढ़ता जाता है। तो इसलिए यंग स्टेज में कॉन्वेक्स स्लोप बनता है। कॉन्वेक्स स्लोप बनने का कारण क्या है? वैली डीपनिंग होती है और डोमिनेंट विदरिंग प्रोसेस बहुत डोमिनेंट होता है। तो इससे क्या होता है, स्लोप डिक्लाइन नहीं होती, रादर स्लोप में इंक्रीज आता है। फिर मैच्योर स्टेज में जब दीवार पहुंचती है तो रेक्टिलिनियर स्लोप बनता है। तो ये रेक्टिलिनियर स्लोप है, लगभग कांस्टेंट स्लोप जिसे बोलते हैं, रेक्टिलिनियर स्लोप हो गया। तो रेक्टिलिनियर स्लोप बनने का कारण क्या होता है कि इस टाइम में, इस पीरियड में लेटरल इरोजन, इस पीरियड में जो रिवर्स होती हैं वो लेटरल इरोजन करने लगती हैं, और जिससे वैली डीपनिंग जो होता है वो वैली डीपनिंग और डाउन वेस्टिंग, लेटरल इरोजन डोमिनेट करता है मैच्योर स्टेज में। वैली डीपनिंग एंड डाउन वेस्टिंग ऑफ द वाटर डिवाइड्स अब भी कंटिन्यू रहता है। स्लोप का एंगल अब डिक्लाइन करने लगता है। तो इसमें देखा जाता है कि स्लोप का एंगल डिक्लाइन कर गया मैच्योर स्टेज में। एंड स्लोप प्रोफाइल ऑफ द स्मूथर कर्व फॉर्म होते हैं। तो जो स्लोप प्रोफाइल होता है बहुत ही स्मूथ कर्व का होता है। इससे पहले एकदम कॉन्वेक्स स्लोप था और फ्री फॉल टाइप का था। फ्री फॉल तो उसमें होता नहीं है इनके थेरी में। इनके थेरी में केवल 3 स्लोप होते हैं, एक कॉन्वेक्स स्लोप, फिर रेक्टिलिनियर स्लोप और फिर कॉन्केव स्लोप। तो 3 एलिमेंट हैं जो डेविस की थेरी, उसमें 3 एलिमेंट है। तो जो कॉन्वेक्स स्लोप होता है ये यंग स्टेज में डेवलप होता है, रेक्टिलिनियर डेवलप होता है मैच्योर स्टेज में। मैच्योर स्टेज में से होता है क्योंकि लेटरल इरोजन स्टार्ट हो जाता है। तो वैलीज क्या होती है, जो वैली, तो अगर यंग स्टेज की बात करें, यंग स्टेज में वैली ऐसे बनती हैं। जो वैली ऐसे बनती हैं तो इतना ज़्यादा इरोजन नहीं, जो इरोजन होता है तो वो कॉन्वेक्स स्लोप डेवलप करता है। और फिर यंग स्टेज हो गया। मैच्योर स्टेज में क्या होता है, वैली का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है, वैली वाइड हो जाती है। जब वैली वाइड हो जाती है तो उस पर क्या होता है कि एक रेक्टिलिनियर स्लोप डेवलप होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि रिवर्स अब लेटरल इरोजन करने लगती हैं। रिवर्स लेटरल इरोजन कारण क्या होती है, साइड इरोजन करने लगती हैं, और साइड इरोजन करती है तो जो वैली होती है वो चौड़ी होने लगती है। जो वैली चौड़ी होने लगती है तो
तो वैली चौड़ी होती है। साथ ही साथ जो वाटर डिवाइड्स होते हैं इनकी बैक वास्टिंग भी होती है, सॉरी डाउन वास्टिंग भी होती है। तो वाटर डिवाइड्स भी डिक्लाइन करने लगते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो ये एक टाइप का लीनियर स्लोप होता है, ये ऐसे डेवलप होने लगता है। तो अगर देखें तो यंग स्टेज में वैली इस टाइप की होती है, वैली का शेप ऐसे होता है एकदम वर्टिकल टाइप का। और यूथ स्टेज में जब पहुंचता है वैली, तो वैली तो ये समिट्स जो हैं ये इन्हें समिट बोला जाता है। ये समिट्स भी कम होने लगते हैं और वैली भी चौड़ी होने लगती है। समिट्स डिक्लाइन करने लगते हैं, वैली चौड़ी होने लगती है। समिट डिक्लाइन करने लगते हैं, वैली चौड़ी होने लगती है। तो ऐसे दोनों साइड्स में समिट भी डिक्लाइन करने लगते हैं। इधर समिटल डिक्लाइन हो रहा है, इसे बोलते हैं डाउन वेस्टिंग होने लगा है। और समिट क्या होते हैं, स्लोप का डिक्लाइन होना चालू हो गया। तो इसलिए इस थ्योरी को स्लोप डिक्लाइन थ्योरी ही बोलते हैं। और फिर एकदम यूथ स्टेज में क्या होता है कि रेक्टिलिनियर स्लोप अचीव कर लेता है। तो ये रेक्टिलिनियर स्लोप है, वैली इस टाइप कुछ हो जाती है और ये स्लोप जो होता है ये रेक्टिलिनियर स्लोप अचीव कर लिया जाता है। तो क्यों होता है ये हम जानते हैं, लेटरल इरोजन डोमिनेट कर जाता है वैली डीपनिंग, और डोमिनेट करता है वैली डीपनिंग। तो वैली डीपनिंग से ज़्यादा क्या होता है, लेटरल इरोजन होता है। और डाउन वेस्टिंग भी स्टार्ट हो जाता है, जो वैली साइड्स हैं उनमें डाउन वेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है, जिससे वाटर डिवाइस डिक्लाइन करने लगते हैं। स्लोप एंगल भी डिक्लाइन करता है और स्लोप प्रोफाइल काफ़ी स्मूदर हो जाता है, रेक्टिलिनियर बहुत स्मूदर हो जाता है। और ग्रेडेड स्लोप डेवलप हो जाते हैं। एट ईच पॉइंट ग्रेडियंट इज सच दैट विदर्ड मटेरियल में बी ट्रांसपोर्टेड डाउन। और ये जो रेक्टिलिनियर स्लोप होता है इन्हें क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ रिपोज भी बोलते हैं या डब्ल्यू स्लोप भी बोलते हैं। और स्लोप ग्रेडेशन हो जाता है। ग्रेडेड स्लोप ऐसे स्लोप होते हैं जहाँ पर जो विदर्ड मटेरियल होते हैं वो कॉन्स्टेंटली ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली ट्रांसपोर्ट किए जाते रहते हैं। तो ये मैच्योर स्टेज में होता है। फिर ओल्ड स्टेज में क्या होता है, ओल्ड स्टेज में जो स्लोप होता है इट बिकेम कॉनकेव स्लोप। तो अब वैली क्या होती है, वैली कुछ कॉनकेव हो जाती है। तो ओल्ड स्टेज में वैली कॉनकेव हो जाती है। कंटिन्यूड क्यों होता है, क्योंकि कंटिन्यूड लेटरल इरोजन रहता है और डाउन वेस्टिंग कंटिन्यू रहती है और स्लोप बहुत डिक्लाइन कर जाता है। तो यंग स्टेज में हम लोग देखें कि यंग स्टेज में कन्वेक्स होता है, फिर रेक्टिलिनियर स्लोप हो जाता है, फिर ओल्ड स्टेज में रिवर एकदम कॉनकेव हो जाती है। तो इस टाइप का ओल्ड स्टेज में अगर हम लैंडफॉर्म देखें कैसे डेवलप होते हैं, तो ओल्ड स्टेज में कुछ ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं। तो इस टाइप कॉनकेव स्लोप डेवलप हो जाता है। फ्लड प्लेन्स में कॉनकेव स्लोप डेवलप हो जाता है। तो ये 3 स्टेजेस में जो स्लोप डेवलपमेंट होता है हम लोग देखें डेविस का। तो डेविस के मॉडल में स्लोप इवोल्यूशन के 3 एस्पेक्ट होते हैं। तो जो राउंडेड कन्वेक्सिटी, तो 3 एस्पेक्ट क्या हैं, दीज 3 एस्पेक्ट्स आर राउंडेड कन्वेक्सिटी, फिर ग्रेडेड वेस्ट सीट और फिर ग्रेडेड वैली साइड्स डेवलप होती हैं। तो राउंडेड कन्वेक्सिटी क्या होती है, जो राउंडेड कन्वेक्सिटी होता है इट इज़ रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ सॉइल क्रीप एंड विदरिंग। तो जो कॉन्वेक्स स्लोप बनता है, सिंपली जो यंग स्टेज में कॉन्वेक्स स्लोप बनता है, इसका जो मेन फैक्टर होता है वो क्या होता है, विदरिंग और सॉइल क्रीप कारण ये कॉन्वेक्स स्लोप बनता है। विदरिंग और सॉइल क्रीप बहुत डोमिनेंट एक्टिविटी होती है यंग स्टेज में। और इस स्टेज में ये देखा जाता है कि जो एक्चुअल एनर्जी होती है, एक्चुअल एनर्जी क्या होती है कि एक्चुअल एनर्जी होता है कि नदियों में जो वेलोसिटी है, नदियों में जो की जो ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी है, और जो रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी होती है कि जो विदर मटेरियल हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कितना कैपेसिटी चाहिए होती है। तो अगर यूथ स्टेज में हम बात किया जाए, ये याद रखना, ये बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है। तो इसे क्या कहते हैं, ग्रेडेशन बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ ग्रेडेशन जो इन्होंने दिया। तो उन्होंने बताया कि एज पर डेविस के हिसाब से कि यंग स्टेज में क्या होता है, जो एक्चुअल एनर्जी होती है रिवर स्ट्रीम की, वो ज़्यादा होती है रिक्वायर्ड एनर्जी का। हम लोग पहले समझते हैं कि एक्चुअल एनर्जी क्या होती है और रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होती है। तो सिंस विदरिंग होता है, सॉइल क्रीपिंग होती है, तो उससे क्या होता है, विदर मटेरियल क्या होते हैं, डाउन स्लोप आते हैं। तो डाउन स्लोप विदर मटेरियल आते हैं, ये विदर मटेरियल यहाँ पर डाउन स्लोप आते हैं। तो एक्चुअल एनर्जी क्या होती है यंग स्टेज में, जानते हैं एक्चुअल एनर्जी क्या होती है और रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होती है। तो इन विदर्ड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होती है कि उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके डाउन स्लोप में उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके, मीन्स कि ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, जो विदर मटेरियल जितना मटेरियल विदर होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे रिक्वायर्ड एनर्जी बोलते हैं। और एक्चुअल एनर्जी क्या होती है कि रिवर जो बह रही है उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी है,
या ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी है एक्चुअल में, वो एक्चुअल एनर्जी होती है। तो यंग स्टेज में ये देखा जाता है कि यंग स्टेज में एक्चुअल एनर्जी इज़ ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड एनर्जी। तो जब एक्चुअल एनर्जी ज़्यादा होती है रिक्वायर्ड एनर्जी से, तो विदर्ड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट तो होता ही होता है, प्लस जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो क्या करती है, वैली डीपनिंग करती है। एज पर द डेविस के हिसाब से ये होता है कि एक्चुअल एनर्जी यंग स्टेज में रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होती है, इट कैरी आउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द विदर्ड मटेरियल। तो रिक्वायर्ड एनर्जी से एक्चुअल एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए जो विदर्ड मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता ही होता है। जो एक्स्ट्रा एक्चुअल एनर्जी होती है वो क्या करती है, वैली डीपनिंग करती है। तो इस तरीके से देख सकते हैं जो एनर्जी होती है दो चीज़ करती है। सिंस एक्चुअल एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा होती है तो वैली डीपनिंग भी होता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विदर्ड मटेरियल होता है। तो दैट इज़ द मटेरियल सप्लाइड बाय द विदरिंग प्लस इरोजन ऑफ द अप स्लोप इज लेस दैन द ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ द डेनुडेशनल प्रोसेस ड्यू टू द स्टीप स्लोप। तो स्टीप स्लोप होता है इसलिए जो डेनुडेशनल कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा होती है रिवर में। तो रिवर में जो डेनुडेशनल कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो ट्रांसपोर्ट तो कर ही ले जाता है जो विदर्ड और इरोजन मटेरियल हैं, उसके अलावा वैली डीपनिंग भी होता है। फिर आता है कि रिवर का ग्रेडेशन होता है, ग्रेडेड वेस्ट सीट। ये क्या होता है, तो ग्रेडेड वेस्ट सीट क्या है कि जो विदर्ड मटेरियल होते हैं एग्जिस्टिंग ऑन द स्लोप प्रोफाइल हैज़ बीन टर्म्ड एज द वेस्ट सीट। तो अब जो इरोडेड मटेरियल हैं वो आके यहाँ पर एक रिपोज होता है, रेक्टिलिनियर स्लोप पर डेवलप स्टोर करते हैं, रिपोज करते हैं, तो इन्हें वेस्ट सीट बोला जाता है। विच कंटिन्यूसली मूव्स डाउन स्लोप, और ये कंटिन्यूसली विदर्ड मटेरियल डाउन स्लोप मूव करते रहते हैं बाय द एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ग्रेडेड वेस्ट सीट कहाँ डेवलप होती है, जहाँ पर एक्चुअल एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी के बराबर होती है। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पर वैली डीपनिंग कम हो जाती है। जहाँ पर एक्चुअल एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी के बराबर होती है, मीन्स रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होती है, वही हम लोग देखें कि विदर्ड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने की जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे एक रिक्वायर्ड एनर्जी बोलते हैं, एक्चुअल एनर्जी जो रिवर में होती है। तो एक्चुअल एनर्जी जो रिक्वायर्ड एनर्जी के बराबर होती है तो क्या होता है कि ग्रेडेड वेस्ट सीट डेवलप होता है। तो इसमें क्या होता है, जो विदर्ड मटेरियल होता है वो कंटिन्यूसली केवल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वैली डीपनिंग नहीं होती है। तो इस स्टेज पे क्या होता है, वैली डीपनिंग समाप्त हो जाती है और रिवर का लेटरल इरोजन अभी नहीं स्टार्ट होता है। तो वैली डीपनिंग खत्म हो जाता है और वैली डीपनिंग खत्म हो जाता है, ये यंग स्टेज में पहुंच जाता है। और ग्रेडेड वेस्ट सीट में के केस में क्या होता है कि यंग स्टेज से मैच्योर स्टेज पहुंच जाती है रिवर, और अब लेटरल इरोजन स्टार्ट हो जाता है, वैली डीपनिंग खत्म हो जाती है क्योंकि एक्चुअल एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो गई, वो अब किसके रिक्वायर्ड एनर्जी के बराबर हो गई। और फिर ग्रेडेड वैली आता है। ग्रेडेड वैली तब डेवलप होती है जब क्या हो कि जब एक्चुअल एनर्जी वो इज लेस देन रिक्वायर्ड एनर्जी। जब रिक्वायर्ड एनर्जी से एक्चुअल एनर्जी कम हो जाती है तो क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है, रिवर का डिपोजिशन होने लगता है, रिवर में डिपोजिशन होने लगता है और लेटरल इरोजन बहुत डोमिनेट कर जाता है, तो एकदम ग्रेडेड स्लोप डेवलप हो जाता है। तो नदियाँ अपने लगभग बेस लेवल के पास पहुंच जाती हैं। एक्चुअल बेस लेवल तो अचीव करना मुश्किल होता है, लेकिन नदियाँ लगभग बेस लेवल के पास पहुंच जाती हैं। तो ये तीन आस्पेक्ट हैं, एक राउंडेड कन्वेक्सिटी, ग्रेडेड वेस्ट सीट और फिर ग्रेडेड वैली साइड्स। तो हम लोग देख रहे हैं राउंडेड कन्वेक्सिटी क्या होती है, इट इज़ रिजल्ट ऑफ दी जब एक्चुअल एनर्जी इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, और ये जब एक्चुअल एनर्जी ग्रेडेड और रिक्वायर्ड एनर्जी के बराबर हो जाता है तो वैली डीपनिंग खत्म हो जाती है और लेटरल इरोजन स्टार्ट हो जाता है। और फिर जब एक्चुअल एनर्जी कम हो जाती है रिक्वायर्ड एनर्जी से तो डिपोजिशन होने लगता है और तब कान के स्लोप डेवलप होता है। तो इस स्टेज में हम लोग को यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर हमको रेक्टिलिनियर स्लोप मिलता है, यहाँ पर हम लोग को कन्वेक्सिटी मिलती है, और यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर कानकेव स्लोप मिलता है। तो इस तरीके से तीन एस्पेक्ट हैं। फिर क्या करते हैं कि अगर देखा जाए तो ग्रेडेड स्लोप प्रोफाइल देखा जाए तो यंग स्टेज में हम लोग देखते हैं स्टीप ग्रेडियंट होता है, और तो क्या होता है बहुत थिन लेयर होती है और सबमिटल कन्वेक्सिटी इस टाइम होती है। फिर स्लोप डिक्लाइन करने लगता है, तो हम लोग देखे अभी शुरुआत में कि कैसे स्लोप डिक्लाइन करता है, और फिर मैच्योर स्टेज में पहुंचता है। तो मैच्योर स्टेज में ये देखा जाता है कि जो वैली स्लोप साइड स्लोप है उसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज होने लगता है। स्लोप डिक्लाइन यही शो करता है। अगर हम लोग इस डायग्राम में देखें तो स्लोप डिक्लाइन ये बोलता है कि अगर यहाँ रेडियस देखा जाए जो वैली स्लोप है, तो वैली स्लोप का रेडियस देखा जाए तो वैली स्लोप का रेडियस ऐसा कुछ है, छोटा सा है, इसका रेडियस और बढ़ गया और यहाँ रेडियस और बढ़ जाता है, तो रेडियस बढ़ता जाता है वैली साइड्स का। जब इसी बोलते हैं स्लोप डिक्लाइन। तो स्लोप यहाँ पर कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है ड्यू टू डाउन वेस्टिंग के कारण।
तो डाउन वेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो मैच्योर स्टेज में एक्ट करने लगता है। और यंग स्टेज में तो डाउन वेस्टिंग नहीं एक्ट करता, इट इज़ ओनली वैली डीपनिंग, क्योंकि जो यहाँ पर एक्चुअल एनर्जी होती है इट इज़ ग्रेटर देन रिक्वायर्ड एनर्जी। तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एक्चुअल एनर्जी होती है, इट वर्क्स इन द फॉर्म ऑफ वैली डीपनिंग। तो ये हो गया। तो वही कि यंग स्टेज में क्या होता है कि यंग स्टेज में हम लोग देखते हैं कि स्टीप ग्रेडियंट होता है, तो उस इसलिए क्या कहते हैं, जो रेडियस होता है बहुत कम होता है, वैली साइड का रेडियस बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है कि वैली साइड बढ़ जाती है और रेडियस की साइज़ भी बढ़ जाती है ओल्ड स्टेज, यंग स्टेज में, और ओल्ड स्टेज में और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत अनलिमिटेड टाइप का हो जाता है। और जब क्या कहते हैं रेडियस का कर्वेचर वैली साइड में बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव स्लोप की लेंथ बढ़ने लगती है, और इससे क्या होता है कि गॉड 1 मिनट, तो बढ़ने लगता है। तो इससे क्या होता है, स्लोप प्रोफाइल फ्लैटन होने लगता है और एंगल भी डिक्लाइन करने लगती है जब ये कर्वेचर बढ़ने लगता है वैली साइड का। और फिर ओल्ड स्टेज पहुंच जाता है, कर्वेचर लगभग फ्लैट ही हो जाता है, नियर फ्लैट हो जाता है और पेनिप्लेन डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से यंग ओल्ड स्टेज में कर्वेचर एकदम फ्लैट हो जाता है और फिर पेनिप्लेन डेवलप हो जाता है। तो ये है किसकी थ्योरी, ये डेविस की थ्योरी है। अब आते हैं पेंक की थ्योरी। तो पेंक ने कंसेप्ट जो दिया था उस कंसेप्ट को बोलते हैं स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी। तो ये इम्प्लाई करते हैं, और साथ ही साथ स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी में इन्होंने इनका जो इनिशिएट करते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि पहले क्या होता है, इनिशियली जो डेवलपमेंट होता है वो आफ्टीजिंडे में, जो आफ्टीजिंडे फेज होता है उसमें जो स्लोप होता है एकदम वर्टिकल स्लोप होता है, फ्री फेस स्लोप होता है। तो फ्री फेस स्लोप की मानते हैं, और मानते हैं कि इनिशियली क्या होता है कि केवल पैरेलल रिट्रीट होता है। तो इन्होंने इसलिए अपने थ्योरी में इन्होंने इम्प्लाई किया है एलिमेंट ऑफ द पैरेलल रिट्रीट के भी एलिमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। इनका जो गोल था, इनके जो थ्योरी का गोल है, तो इनके थ्योरी का गोल है टू फाइंड आउट द मोड ऑफ डेवलपमेंट एंड काजेज ऑफ क्रिस्टल मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोजेनिक प्रोसेस एंड मार्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक। तो इनका मेन यही मकसद है कि जो एक्सोजेनिक प्रोसेस हैं और जो मार्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक हैं उनकी स्टडी करके क्रिस्टल मूवमेंट के कॉजेज़ को अंडरस्टैंड करना है, और फिर जो डेवलपमेंट है, मोड ऑफ डेवलपमेंट है, उसकी स्टडी करना है। और इनका जो रेफरेंस सिस्टम है, इनके हिसाब से ये होता है कि जो लैंडफॉर्म करैक्टरिस्टिक हैं वो दे आर रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। तो प्रेम का जो मार्फोलॉजिकल सिस्टम है इसको दो पार्ट होते हैं। एक ये इनका जो एक पार्ट है वो स्टडी करता है मोड एंड मैनर ऑफ द एक्शन मोड और मैनर ऑफ द एक्शन ऑफ द प्रोसेस, जो प्रोसेस होते हैं कैसे ऑपरेट होते हैं, और फिर स्लोप कैसे डेवलप होता है। थोड़ा प्रोसेस वाला देख लेते हैं, हम लोग को स्लोप डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करना है, तो प्रोसेस वाले में देखते हैं। तो इनके हिसाब से जो प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है कि जो हिल स्लोप है उसके रिगोलिथ करेक्टर कैसा है, और जो मैकेनिज्म ऑफ विदरिंग एंड सरफेस प्रोसेस हैं वो कैसे ऑपरेट होते हैं। तो ही अटैच द इम्पोर्टेंस टू द मास मूवमेंट दैन द अदर सरफेस प्रोसेसेस। तो इन्होंने बताया कि मास मूवमेंट डोमिनेंट प्रोसेस होता है जो कैरी आउट करता है ज्योमेट्रिक प्रोसेस एज कम्पेयर टू अदर प्रोसेस। तो इरोजन और डिपोजिशन से ज़्यादा इन्होंने मास मूवमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, और इन्होंने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया बिटवीन द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉर्म। तो ये प्रोसेस फॉर्म मॉडल है। जैसे हम लोग देखें तो दो अप्रोच हैं, तो ये हिस्टोरिकल अप्रोच नहीं, प्रोसेस और फॉर्म अप्रोच है। तो उन्होंने फॉर्म और जो प्रोसेस होते हैं दे शेप फॉर्म, वो फॉर्म को शेप करते हैं, किस टाइप का प्रोसेस किस टाइप का फॉर्म को जनरेट करेगा। जो स्लोप होते हैं रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस, कोई प्रोसेस जहाँ एक्ट करता है विदिंग एक्ट करेगा, कहाँ पर डिपोजिशन ज़्यादा एक्ट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्ट करेगा, और उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट स्लोप्स डेवलप होते हैं, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्लोप डेवलप होते हैं। तो कॉन्वेक्स कहाँ डेवलप होता है, वहाँ पर कोई अलग प्रोसेस डेवलप होता है, अलग प्रोसेस डोमिनेट करता है। यहाँ पर कॉन्केव स्लोप डेवलप होता है, वहाँ पर कोई अलग प्रोसेस डोमिनेट करता है। तो ये प्रोसेस डिटरमाइन करते हैं कि स्लोप का फॉर्म क्या होगा। तो इन्होंने जो फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि डिग्री ऑफ रिडक्शन ऑफ रिगोलिथ कितना है, मोबिलिटी ऑफ रिगोलिथ कितना है, ये सब फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर थिकनेस ऑफ रिगोलिथ क्या है, एक्सपोजर ऑफ द स्लोप सरफेस क्या है, रॉक की प्रॉपर्टी क्या है, क्लाइमेट कैसा है, और स्लोप एंगल क्या है, ये सब डिसाइड करते हैं कि फॉर्म का नेचर क्या होगा। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोसेस, जो प्रोसेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने बताया कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन मीन्स होता है ब्रेकिंग रिगोलिथ इनटू फाइनल पार्टिकल्स।
तो जो ये रिडक्शन इन्होंने बताया कि प्रोसेस ऑफ रिडक्शन प्रोसेस को बताया। तो 3 प्रोसेस बताया इन्होंने, एक रिडक्शन हो गया, डिनोडेशन हो गया और रिनोवल ऑफ एक्सपोजर हो गया। तो रिडक्शन मीन्स इनके हिसाब से ये होता है कि जो रिगोलिथ होते हैं, रॉक्स पहले बेयर रॉक्स बने होते हैं, फिर वो विदरिंग होती है। तो विदरिंग के बाद जो रिगोलिथ बनते हैं, रिगोलिथ को कितना फाइन पार्टिकल्स में तब्दील किया जाता है उसे बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन डिपेंड करता है कि विदरिंग का प्रोसेस कैसा है, रॉक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्लाइमेट क्या है और स्लोप कैसा है। तो वो रिडक्शन को अफेक्ट करता है। तो इफेक्ट को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स होते हैं विदरिंग, रॉक कैरेक्टरिस्टिक, क्लाइमेट और स्लोप। फिर डिनोडेशन एक प्रोसेस इन्होंने बात किया। डिनोडेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ द रिगोलिथ डाउन स्लोप। तो जब रिगोलिथ डेवलप हो गया ड्यू टू द विदरिंग, तो विदरिंग कारण क्या होते हैं? विदरिंग कारण रिगोलिथ डेवलप होते हैं। तो विदरिंग हो गई, रिगोलिथ डेवलप हो गए ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स या ड्यू टू द इंस्टेबिलिटी कॉज्ड बाय द टेम्परेचर या प्रेसिपिटेशन। ढेर सारे प्रोसेस कारण क्या होता है? जो इंस्टेबिलिटी होती है, रॉक विदरिंग इंटीग्रेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, तो उससे जो विदर मटेरियल होते हैं उनका कितना रिमूवल हो रहा है उसे डिनोडेशन बोलते हैं। तो डिनोडेशन में डोमिनेंट फोर्स होता है इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन। तो कितना होता है वो भी डिपेंड करता है कि रेट ऑफ विदरिंग कितनी है, मोबिलिटी कितना है, मीन्स ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी कितनी है वाटर में, या जो एजेंट ऑफ जो माफिक प्रोसेस है उसमें मोबिलिटी क्या है, क्लाइमेट क्या है, स्लोप क्या है, ये सब डिनोडेशनल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। फिर अगला जो इनकी प्रॉपर्टी है वो रिन्यूअल ऑफ एक्सपोजर है कि जो सॉलिड रॉक्स हैं, तो सॉलिड रॉक हो गया, सॉलिड रॉक के ऊपर रिगोलिथ डेवलप होते हैं। तो जो रिगोलिथ को रिमूव करके सॉलिड रॉक को एक्सपोज करने के प्रोसेस को बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ एक्सपोजर बोलते हैं। और ये भी डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये इन्होंने कुछ बताया अपना किस साइड में कि कैसे जो एक्शन ऑफ प्रोसेस जो होता है वो कैसे डिसाइड करता है कि तो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। ये 3 प्रोसेस की बात की इन्होंने, रिडक्शन की, डिनोडेशन की और रिन्यूअल ऑफ एक्सपोजर की। अब आते हैं इनके डिडक्टिव मॉडल ऑफ स्लोप डेवलपमेंट पे। तो स्लोप डेवलपमेंट में इन्होंने क्या किया कि तीन एलिमेंट बताया या 3 पार्ट की। इन्होंने पहले अपर स्लोप की स्टडी की, अपर स्लोप में क्या पैटर्न देखा गया, फिर लोअर स्लोप में क्या पैटर्न है, और ओवरऑल क्या करते हैं एक लास्ट एलिमेंट है कि इंटरफ्लूप पे कैसे डेवलपमेंट होता है, स्लोप डेवलपमेंट कैसे होता है। तो अगर हम अपर पार्ट की बात करें तो ये इनिशिएट करते हैं कि जो साइकिल ऑफ इरोजन स्टार्ट होता है, तो हम लोग जानते हैं कि इनके हिसाब से साइकिल ऑफ इरोजन में इनका जो साइकिल ऑफ इरोजन है उनमें क्या होता है कि अपलिफ्टमेंट और इरोजन या अपलिफ्टमेंट एंड डिरोडेशन साथ में वर्क करता है। और जो लैंड फॉर्म होते हैं दे आर द एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो बिटवीन तो जो लैंड फॉर्म्स होते हैं दे आर रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, जो मॉर्फिक फॉर्म्स होते हैं, दे आर रिजल्ट ऑफ द रेशियो बिटवीन अपलिफ्टमेंट एंड डिनोडेशनल प्रोसेस। तो इन दोनों का रिजल्ट कैसा है, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट और रेट ऑफ डिनोडेशन क्या है, उनका जो रिजल्ट होता है वो लैंड फॉर्म के ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हमको दिखाई देता है। तो ये इनिशियली मानते हैं कि जो इनिशियल लैंड फॉर्म होता है उसमें क्या होता है कि वर्टिकल स्लोप्स होते हैं, ये फ्री फेस स्लोप होते हैं। और जो अपर स्लोप ही नहीं होता है, अपर स्लोप ऐसा होता है, फिर क्या करते हैं रेक्टिलिनियर स्लोप होता है, उसके बाद क्या करते हैं फिर कॉनकेव स्लोप होता है। तो इनके हिसाब से जो अपर स्लोप होता है, अपर स्लोप में ये होता है कि अपर स्लोप अंडरगो करते हैं पैरेलल रिट्रीट। तो अपर स्लोप जो होता है इनके में वो पैरेलल रिट्रीट होता है वहाँ पर। और ये पैरेलल रिट्रीट पैरेलल रिट्रीट क्यों होता है? क्योंकि विदरिंग और बैक वाशिंग यहाँ पर और रिमूवल रेट जो होता है, रिमूवल रेट काफ़ी डोमिनेंट होता है। ये 3 प्रोसेस के हाथ करते हैं कि जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स में बैक वास्टिंग क्रिएट करते हैं और यहाँ से विदर मटेरियल क्या होता है रिमूव कर गया और एक पैरेलल रिट्रीट देखा जाता है अपर स्लोप पे। और इसलिए होता है कहा कि यहाँ पर रिक्वायर्ड मोबिलिटी ऑफ रिगोलिथ काफ़ी होती है। तो रिक्वायर्ड एबिलिटी होती है सॉइल की, मोबिलिटी जो होती है सॉइल की वो काफ़ी होती है। तो पैरेलल रिट्रीट थ्रू द बैक वास्टिंग ड्यू टू द यूनिफॉर्म रेट ऑफ द विदरिंग एंड रिमूवल एंड हैव रिक्वायर्ड एबिलिटी ऑफ मोबिलिटी ऑफ रिगोलिथ। तो सिंपली ये है कि जो अपर स्लोप होता है, अपर स्लोप मतलब सिंपली जो फ्री फेस स्लोप होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बैक वास्टिंग के थ्रू क्या होता है कि पैरेलल रिट्रीट होता है। पैरेलल रिट्रीट के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? विदरिंग हो गया, बैक वास्टिंग हो गया और रिमूवल रेट काफ़ी तेज़ होने के कारण होता है। तो यहाँ पर इसलिए होता है कि यंग स्टेज में या आफ्टर जेंडर इनका बोलता है आफ्टर जेंडर स्टेज में क्या होता है कि जो अपलिफ्टमेंट का रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट बहुत तेज़ होता है
और फिर क्या कहते हैं लेफ्ट रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट भी बढ़ता है और वैली इरोजन भी, वैली डीपनिंग भी बढ़ता है, जो मतलब डिनरेशनल प्रोसेस दोनों बढ़ते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा होता है इससे। तो इसलिए क्या होता है कंटिन्यूसली क्या होता है कि वर्टिकल स्लोप डेवलप ही होते रहते हैं, और जो वर्टिकल स्लोप होते हैं इनमें क्या होता है बैक वास्टिंग होती है, ओवर द टाइम बैक वास्टिंग होती है, तो उसे पैरेलल रिट्रीट बोलते हैं। तो अपर स्लोप अंडरगोस, तो जो डेविस के मॉडल स्वाइपेंग के मॉडल में जो अपर स्लोप होते हैं दे अंडरगो बैक वास्टिंग, और जो लोअर का स्लोप होता है, जो लोअर स्लोप होता है वहाँ पर क्या होता है कि रिप्लेसमेंट होता है, स्लोप रिप्लेसमेंट होता है। तो जो लोअर स्लोप होता है, तो अब जैसे ये अपर स्लोप हो गया, फिर यहाँ लोअर स्लोप में क्या होता है कि अब अपर स्लोप हुआ यहाँ से ये शिफ्ट हुआ, तो इससे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये अपर स्लोप है, एक ए और बी एक स्लोप है। तो फिर क्या होता है ओवर द टाइम क्या होगा कि बैक वास्टिंग होगा, तो बैक वास्टिंग से क्या होगा कि बी और बी डैश डेवलप होगा, बी और बी डैश डेवलप होगा, और ये स्लोप क्या होगा कि यहाँ तक एक्सटेंड करेगा, ये रेक्टिलिनियर स्लोप है। फिर क्या होगा कि आगे सी डैश होगा, और ये स्लोप क्या होगा कि ये स्लोप रिप्लेस हो जाएगा इस स्लोप के द्वारा, आगे ये स्लोप बढ़ता जाएगा, इसे रिप्लेस हो जाएगा। फिर ये जो स्लोप था इट वुड बी रिप्लेस बाई ये सी डी, फिर क्या कहते हैं सी डी को डी ई, और डी ई को ऐसे रिप्लेस करते जाएंगे एक दूसरे को। इस तरीके से एक ये स्लोप रेक्टिलिनियर स्लोप हो जाएगा। तो रेक्टिलिनियर स्लोप और जो पैरेलल रिट्रीट में क्या होगा कि जो फ्री फेस होगा, फ्री फेस की साइज़ कंटिन्यूसली रिड्यूस करती जाती है और ये ऊपर तक चढ़ता जाता है। तो ये देखा जाता है कि जो रेक्टिलिनियर स्लोप होता है किनमें, पेंग के मॉडल में रेक्टिलिनियर स्लोप क्या होता है कि ये अपवर्ड एक्सटेंड करता है और ये कंज्यूम करता है किसको, फ्री फेस को कंज्यूम करते जाता है। तो वही हो गया कि सॉरी, तो नो स्लोप रिट्रीट होता है, सॉरी स्लोप एंगल नॉट सफिशिएंट टू अटेन रिक्वायर्ड मोबिलिटी। तो ये इसलिए होता है यहाँ पर जो रेक्टिलिनियर स्लोप इसलिए डेवलप होता है कि वहाँ पर रिक्वायर्ड मोबिलिटी नहीं होती है। जब रिक्वायर्ड मोबिलिटी नहीं होती है तो जो इरोडेड मटेरियल होते हैं यहीं पर क्या होता है डिपोजिट होने लगते हैं, कि इतनी रिक्वायर्ड मोबिलिटी नहीं होती कि जो विदर मटेरियल है उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो इसलिए जो फ्री फास्ट क्या होता है यहाँ पर जो रिट्रीट के कारण क्या होता है कि जो इरोडेड मटेरियल होते हैं यहाँ पर डिपोजिट होने लगते हैं और वही एक्सटेंड करते जाते हैं। तो ये स्लोप को रेक्टिलिनियर स्लोप बनाते हैं। डेब्री स्लोप पे ही जो डिपोजिट मटेरियल्स होते हैं वो फ्री फेस के कारण, जो फ्री फेस जहाँ पर मोबिलिटी होती है, रिक्वायर्ड मोबिलिटी होती है, तो विदर मटेरियल यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं और यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और यहाँ पर इतना रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं होती है, रिक्वायर्ड मोबिलिटी नहीं होती है, इसलिए ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं, तो यहीं पर ये एक्सटेंड करने लगते हैं। तो इस तरीके से ये अपवर्ड इनकी मूवमेंट होती है रेक्टिलिनियर स्लोप की। तो लो सेगमेंट ऑफ द इनिशियल क्लिफ स्लोप फेज ए एंड ए बी रिप्लेस्ड बाय द जेंटल स्लोप ए बी। तो जो शुरुआत में इस तरीके से था, तो अभी क्या है कि यहाँ पर वर्टिकल स्लोप है, तो अगली बार क्या होगा कि अगली बार यहाँ तक होगा और यहाँ पर डिपोजिट होगा। तो ये अभी तक वर्टिकल स्लोप था, अब जेंटल स्लोप, फिर रिप्लेस होगा तो यहाँ पर भी विदर मटेरियल और ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो और ज़्यादा जेंटल स्लोप हो रहा है। तो स्लोप क्या होता है कि नीचे के एंगल में स्लोप डिक्लाइन करता है। स्लोप डिक्लाइन इन द सेंस कि स्लोप रिप्लेस करता है, ये स्लोप इससे रिप्लेस हो गया, ये जो वर्टिकल स्लोप था इससे रिप्लेस हुआ, और ये स्लोप इससे रिप्लेस हुआ, और ये स्लोप इससे रिप्लेस हुआ, और आगे का स्लोप इससे रिप्लेस हो जाएगा। तो स्लोप रिप्लेसमेंट इससे कंस्टेंटली स्लोप का रिप्लेसमेंट होता जाता है। और अपर साइड में क्या होता है कि अपर स्लोप पे पैरेलल रिट्रीट होता है, और लोअर सेगमेंट में क्या होता है कि पैरेलल रिट्रीट नहीं होता है, स्लोप रिप्लेसमेंट होता है। तो स्लोप रिप्लेसमेंट होता है। सिमिलरली रिप्लेसमेंट, तो इसी तरीके से रिप्लेसमेंट देखा गया है। अगर यहाँ देखें तो ये रिप्लेस करते जाते हैं। ए बी अभी था ए बी को बी सी करेगा रिप्लेस, बी सी को सी डी रिप्लेस करेगा। तो ये स्लोप्स हैं। तो अभी क्या है कि इस केस में तो ए बी स्लोप है, फिर ए बी से क्या होता है बी सी स्लोप रिप्लेस हो गया, सी डी हो गया, और इन्हीं को मिलाते हुए एक कर्व खींच दिया जाए तो ये रेक्टिलिनियर स्लोप बनता है। तो ये यहाँ पर है कि रेक्टिलिनियर स्लोप ऐसे डेवलप, एक्चुअल स्लोप ये होता है, रेक्टिलिनियर स्लोप ऐसे डेवलप होता है। और साइज जो साइज ऑफ फ्री फेस होती है वो डिक्लाइन करती जाती है, कंटिन्यूसली ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। तो स्लोप सेगमेंट कंबाइंस एंड फॉर्म अ यूनिफॉर्म ग्रेडियंट बनता है, इसे बेसल स्लोप भी कहा जाता है। ये रेक्टिलिनियर होता है।
ऑक्यूपाई विद द यूनिफॉर्म थिक लेयर विद द विदर मटेरियल। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिक्वायर्ड मोबिलिटी नहीं होती है, इसलिए काफ़ी यहाँ पर क्या होता है, ये वॉश स्लोप होता है, यहाँ डेब्री स्लोप होता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थिक मटेरियल पाया जाता है। कहा कि यहाँ यदि पोस्ट स्लोप होता है तो यहाँ पर जो विदर मटेरियल है, जो विदर मटेरियल है जो फिफ्थ फेज से यहाँ पर गिरता है वो यहाँ पर एक्युमुलेट हो जाता है, तो काफ़ी थिक लेयर होती है। तो ये हो गया। फिर तो ये दूसरी जगह देख ली। तो हम लोग देखें अपर सेगमेंट में क्या होता है, फिर लोअर सेगमेंट में क्या होता है। तो अपर सेगमेंट में देखिए पैरेलल रिट्रीट होता है, और फिर क्या कहते हैं यहाँ पर स्लोप, ये डेब्री स्लोप हो गया, फिर यहाँ पैरेलल रिट्रीट, फिर क्या कहते हैं ये स्लोप हो गया। तो स्लोप रिप्लेसमेंट होता है लोअर सेगमेंट में, और अपर सेगमेंट में क्या होता है, पैरेलल रिट्रीट होता है। फिर इंटरफ्लू एरियाज में क्या होता है कि इंटरफ्लू एरिया में स्लोप डिक्लाइन देखा जाता है। स्लोप डिक्लाइन बोल सकते हैं। इंटरफ्लू एरियाज जो हैं, अगर बात करते हैं कि इनिशियल स्टेज में ये दो हैं, तो ये है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखिए कि स्लोप डिक्लाइन देखा जाता है, और ये ऐसे स्लोप डिक्लाइन देखा जाता है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर स्लोप डिक्लाइन हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यहाँ पर स्लोप रिप्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर लोअर सेगमेंट में स्लोप रिप्लेसमेंट हो रहा है, और यहाँ पैरेलल रिट्रीट होता है। और जो इंटरफ्लूप्स होते हैं, इंटरफ्लूप्स क्या होते हैं, दो एक नदियाँ यहाँ, एक नदी यहाँ पर, एक नदी यहाँ पर, ये इंटरफ्लूप्स हैं। इंटरफ्लूप में स्लोप डिक्लाइन देखा जाता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग पिंक के मॉडल को ब्रीफ में देखें तो स्लोप डिक्लाइन इंटरफ्लू में क्या होता है कि इंटरफ्लू में स्लोप डिक्लाइन क्यों होता है, डाउन वेस्टिंग के कारण होता है, और पैरेलल रिट्रीट क्यों होती है, बैक वेस्टिंग के कारण होता है। तो इसलिए अगर हम लोग बात करें इस पेंकियन मॉडल को, तो पेंकियन मॉडल में 3 प्रोसेस होते हैं। एक पैरेलल रिट्रीट होता है, पैरेलल रिट्रीट क्यों होता है, बैक वेस्टिंग कारण, बैक वेस्टिंग कारण पैरेलल रिट्रीट होता है। स्लोप रिप्लेसमेंट क्यों होता है, स्लोप रिप्लेसमेंट इसलिए होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ द डेब्रिस का जो एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रिस, तो डेब्रिस का जो एक्यूमुलेशन होता है उसके कारण क्या होता है, स्लोप डिप्लेसमेंट होता है। और पैरेलल रिट्रीट अपर सेगमेंट में होता है, और ये लोअर सेगमेंट में होता है स्लोप के, और डाउन वेस्टिंग कहाँ होता है, ये इंटरफ्लूप्स पे होता है। तो स्लोप डिक्लाइन यहाँ पर बोल सकते हैं, स्लोप डिक्लाइन होता है। तो इस तरीके से पैरेलल रिट्रीट, स्लोप रिप्लेसमेंट और स्लोप डिक्लाइन तीनों चीज़ों को मिलाया जाता है, तो पेंकियन मॉडल डेवलप होता है। और ओवर टाइम क्या होता है कि यही जो रेक्टिलिनियर स्लोप है, जो स्लोप रिप्लेसमेंट का कारण बनता है, ये क्या करता है, एक्सपैंड करता है। ये डाउन स्लोप में भी एक्सपैंड कर जाता है, और फिर अप स्लोप में भी एक्सपैंड कर जाता है, और यही एक डोमिनेंट स्लोप एलिमेंट होता है। तो इस तरीके से हम लोग पेंक का भी मॉडल देख लिए। अगला मॉडल जो है वो है वुड का मॉडल है। तो वुड ने क्या किया कि वुड का मॉडल जो है, वुड ने एक पेपर पब्लिश किया था, उस पेपर का नाम था डेवलपमेंट ऑफ द हिल स्लोप। तो उन्होंने कंसेप्ट जो अपना स्लोप डेवलपमेंट कंसेप्ट दिया, तो इन्होंने स्लोप डेवलपमेंट कंसेप्ट में दो चीज़ें इंक्लूड करते हैं। एक पैरेलल रिट्रीट को इंक्लूड करते हैं, और दूसरा एडजस्टमेंट बिटवीन द रेट ऑफ विदरिंग एंड रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द विदर मटेरियल। तो ये जो कंसेप्ट है, रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड मोबिलिटी का कंसेप्ट सब जगह पर है, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग उसमें देखें ना कि एक मिनट कहते हैं, तो ठीक है। तो ये वही एक्चुअल एनर्जी और विदर्ड मटेरियल, जो एक्चुअल एनर्जी और एक्चुअल एनर्जी और रिक्वायर्ड एनर्जी वाला जो कंसेप्ट है, ये दोनों उस कंसेप्ट को उन्होंने, एक पहला रेटेड कंसेप्ट को, और दूसरा एडजस्टमेंट बिटवीन द रेट ऑफ विदरिंग एंड रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसको लिया। तो उस पर हम लोग एक ब्रीफ में देखते हैं। तो ये एज्यूम करिए कि कोई एक स्लोप है, ये ऐसा स्लोप है, तो ये एक ऐसा लैंडफॉर्म है। तो इनके हिसाब से ये होता है कि जो अपर सेगमेंट है ये फ्री फेस है। फ्री फेस में क्या होगा कि फ्री फेस में ओवर द टाइम क्या होगा कि पहले शुरुआत होगी कि पैरेलल रिट्रीट देखा जाएगा। तो फ्री फेस है, 1 मिनट, तो ये फ्री फेस में क्या होगा कि फ्री फेस में पैरेलल रिट्रीट होगा। तो पैरेलल रिट्रीट जब होगा तो पैरेलल रिट्रीट से क्या होगा कि जो एक्यूमुलेटेड मटेरियल हैं वो क्या होंगे कि वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे यहाँ पर ऐसे और ऐसे। तो फिर क्या करते हैं कि आगे फिर बढ़ेगा, फिर क्या करते हैं एक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर एक्यूमुलेट हो जाएगा, और ऐसे साइज़ जो फ्री फेस की साइज़ है वो घटती जाती है। फ्री फेस की साइज़ घटती जाती है, और समय ऐसा आएगा कि फ्री फेस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और इस स्लोप को, जो स्लोप डेवलप हो रहा है, इसे बोला जाता है कांस्टेंट स्लोप। इन्होंने बोला ये कांस्टेंट स्लोप है। और फ्री फेस कंज्यूम होता जा रहा है, और
जो फ्री फेस कंज्यूम होता जा रहा है, और इस फेस को नीचे का जो फेस होता है जो कॉनकेव स्लोप होता है, इसे ये बोलते हैं वैक्सिंग वेनिंग स्लोप, और ऊपर के स्लोप में एक कॉन्वेक्सिटी डेवलप हो जाती है, इसे बोलते हैं समिटल कॉन्वेक्सिटी। तो इनके में जो मेन एलिमेंट हैं वो क्या है, समिटल कॉन्वेक्सिटी जो एलिमेंट्स हैं। तो 3 एलिमेंट इन्होंने बात किया, या 3 टाइप स्लोप की बात किया। तो इनके मॉडल में फिर अभी अंदर आएंगे, इनके मॉडल में जो एलिमेंट्स हैं, एक फ्री फेस पे क्या है, समिटल कॉन्वेक्सिटी मिलती है, कांस्टेंट स्लोप या रेक्टिलिनियर स्लोप बोलते हैं, ये आपको बीच में मिलता है। और फिर डाउन स्लोप या बेस में हम लोग को मिलते हैं वेनिंग स्लोप, जिसे कॉनकेव स्लोप बोलते हैं। तो फिर हम लोग तो अब आते हैं इनके टॉपिक पे, ये क्या है कि तो उन्होंने बताया पैरेलल रिट्रीट। तो जो इनिशियली क्या होता है, टेक्टोनिकली या इरोजनली फ्री फेस डेवलप होते हैं, और फ्री फेस का क्या होता है, विदरिंग होता है, और ये फ्री फेस जो हैं इनकी विदरिंग होती है और बैक वास्टिंग होती है, जिसके कारण ये पैरेलल रिट्रीट अंदर को होता है। यहाँ पर ये पैरेलल रिट्रीट हुआ, ये पैरेलल रिट्रीट कर गया। अब क्या होता है, इस पैरेलल रिट्रीट के कारण क्या होता है, जो विदर मटेरियल होते हैं वो इनके फूड पर एक्यूमुलेट हुए, यहाँ पर फूड पे एक्यूमुलेट हुए, यहाँ फूड पे एक्यूमुलेट हुए। तो पैरेलल रिट्रीट हुआ, पैरेलल रिट्रीट जो मिरर मटेरियल है वो क्या कहते हैं, फूड पे एक्यूमुलेट हुआ। और एक्यूमुलेशन ऑफ डिब्रिस से क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ डिब्रिस मूव्स अप स्लोप। और जो एक्यूमुलेटेड मटेरियल है, यहाँ पर जो एक्यूमुलेटेड मटेरियल है ये काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया, और वो इकट्ठा होता होता ऊपर की ओर मूव करने लगा। तो इस तरीके से जो स्लोप डेवलप होता है, स्लोप डेवलपमेंट होता है, उसे कांस्टेंट स्लोप बोलते हैं। और साथ ही साथ जब ऊपर मूव करने लगता है एक्यूमुलेटेड मटेरियल, तो उससे क्या होता है, जो फ्री फेस की हाइट है वो रिड्यूस होने लगती है। ये देख सकते हैं कि फ्री फेस पहले यहाँ से यहाँ तक था, अब फ्री फेस यहाँ से यहाँ तक है, तो फ्री फेस की हाइट रिड्यूस होने लगी। और लोअर सेगमेंट ऑफ द फ्री फेस बरीड अंडर द डिब्रिस बिकम्स कांस्टेंट स्लोप। और जो एरिया जो फ्री फेस का एरिया जो बरी हो गया है अंडर दी एक्यूमुलेटेड स्क्री, इसे बोला जाता है कांस्टेंट स्लोप, ये कांस्टेंट स्लोप है। तो इस तरीके से ये डेवलप होता है। और नीचे कॉनकेव स्लोप होता है, कांस्टेंट स्लोप के नीचे कॉनकेव स्लोप होता है। तो ये है। फिर अब देखते हैं एडजस्टमेंट बिटवीन रेट ऑफ विदर्ड एंड रेट ऑफ विदरिंग एंड रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द विदर्ड मटेरियल। तो स्ट्रीम एक्शन क्या होता है, स्ट्रीम एक्शन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करती है विदर्ड मटेरियल को, तो बैलेंस होता है। तो ये जो कांस्टेंट स्लोप वहाँ डेवलप होते हैं जहाँ पर बैलेंस होता है, किसके बीच में, रिक्वायर्ड मोबिलिटी, रिक्वायर्ड एनर्जी के बीच में और एक्चुअल एनर्जी के बीच में, जो हम लोग उसमें देखे थे डेविस के मॉडल में। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी और वर्क डन, वही एक्चुअल एनर्जी और रिक्वायर्ड एनर्जी में बैलेंस होता है। तो इससे क्या होता है कि स्लोप जो होता है इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होता है। तो जितना विदर्ड मटेरियल आता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो स्लोप डेवलप होता है उसे बोलते हैं कांस्टेंट स्लोप या डिब्रिस स्लोप बोलते हैं। तो इसके भी 2 सेगमेंट होते हैं या 2 एलिमेंट होते हैं कांस्टेंट स्लोप में भी। तो उसका एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट में होते हैं। एक सेगमेंट डिनोटेशन कारण बनता है, जो अपर सेगमेंट होता है ये डिनोटेशन कारण होता है, और जो लोअर सेगमेंट होता है ये डिपोजिशन कारण डेवलप होता है। तो अपर सेगमेंट डिनोटेशन कारण डेवलप होता है, तो वो क्या होता है कि वो एक्सटेंड करता है, जब ये धीरे धीरे एक्सटेंड करता जाता है और एक टाइम में ऊपर कन्वेक्सिटी ये क्रिएट करता है। तो ये आगे देखते हैं, यहाँ क्या है कि जो डिनोटेशनल सेगमेंट होता है वो रेक्टिलिनियर स्लोप होता है, और ये एक्सटेंड करता है अपवर्ड एंड रीचेस टू द वाटर डिवाइड तक पहुँच जाता है। तो फ्री फेस जब एकदम खत्म हो जाता है, तो जैसे कि ये है, फिर और ऐसे रिप्लेस होगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जो फ्री फेस एकदम खत्म हो जाएगा और इट वुड बी कवर्ड बाई टोटली बी कवर्ड बाई कांस्टेंट स्लोप। तब क्या होगा कि जब वाटर डिवाइड्स तक पहुंच जाएगा, क्या कांस्टेंट स्लोप जब वाटर डिवाइड तक पहुंच जाता है, तब क्या होता है कि ऊपर में जो एकदम टॉप पे डेवलप होता है समिटल कन्वेक्सिटी डेवलप होती है। तो इस टाइम में क्या होता है कि वही जब एकदम फ्री वाटर डिवाइड तक पहुंच जाता है और फ्री फेस कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाता है, और ये प्रोसेस ऑफ पैरेलल रिट्रीट भी खत्म हो जाता है। क्योंकि अब पैरेलल रिट्रीट होगा नहीं, क्योंकि फ्री फेस में ही पैरेलल रिट्रीट होता है, और फ्री फेस खत्म हो गया तो पैरेलल रिट्रीट खत्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो समिट पे होता है, समिट पे समिटल कन्वेक्सिटी डेवलप होती है। अब इसका जो दूसरा सेगमेंट होता है वो दूसरा सेगमेंट होता है कि लोअर एग्रेडेशनल सेगमेंट। तो लोअर एग्रेडेशनल सेगमेंट में क्या देखा जाता है कि विदरिंग एंड कैरी अवे डेब्रिस। तो यहाँ पर विदरिंग और डेब्रिस को कैरी अवे किया जा सकता है, तो स्लोप रिड्यूस होता है और वेनिंग स्लोप बनता है, जहाँ पर कॉनकेविटी डेवलप होती है, तो बेसल कॉनकेविटी डेवलप होती है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि इनके मॉडल में हम लोग को 3 चीज़ मिलती है। एक तो समिटल कन्वेक्सिटी, रेक्टिलिनियर स्लोप या जिसे कांस्टेंट स्लोप बोलते हैं, और कॉनकेव स्लोप, और फिर कॉनकेव स्लोप।
तो 3 स्लोप हैं, कॉन्वेक्स, रेक्टिलिनियर और कॉन्केव स्लोप। तो ये है वुड का मॉडल। अब आते हैं कि पैरेलल रिट्रीट का कंसेप्ट है, ये है एलसी किंग ने दिया था। तो एलसी किंग एक्सेप्टेड द हिल स्लोप एलिमेंट सजेस्टेड बाय वुड। तो एक क्वेश्चन सॉरी यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि कैसे कि एलसी किंग जो है, एलसी किंग की जो थ्योरी है वो तीनों डेविस के मॉडल को भी और पेंग के मॉडल को भी और वुड के तीनों के मॉडल का एक कंबाइंड वर्जन है। तो लिखते हैं, तो ये जो एलसी किंग ने एक्सेप्ट किया जो हिल स्लोप एलिमेंट सजेस्ट किए गए थे वुड के द्वारा, तो वुड ने जो हिल स्लोप एलिमेंट सजेस्ट किया था उन्होंने बताया कि 4 इन जनरल, वुड और लिंक ने और किंग ने, इन्होंने बोला कि जो हिल स्लोप होते हैं उनमें 4 एलिमेंट होते हैं। एक क्या होता है, कॉन्वेक्स स्लोप होता है, समिटल कॉन्वेक्सिटी होती है, फिर फ्री फेस होता है, फ्री फेस होता है, फिर रेक्टिलिनियर स्लोप हो गया या कांस्टेंट स्लोप या डेब्रिज स्लोप हो गया, फिर कॉनकेव स्लोप होता है। और फिर उनके लास्ट में ये देखा जाता है कि ये खत्म हो जाता है, फ्री फेस खत्म हो जाता है। वुड के मॉडल जो अभी हम लोग कवर किए उसमें ये खत्म हो जाता है, तब केवल 3 बचता है, लेकिन इनिशियली 4 होते हैं। तो उस चीज़ को इन्होंने एक्सेप्ट किया। तो उसमें अगर हम लोग लिखना होगा तो हम लोग उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन को। तो पैरेलल रिट्रीट जो है, पैरेलल रिट्रीट एलसी किंग ने दिया, तो उसने वुड के मॉडल को भी एक्सेप्ट किया। ही फर्दर स्टेटेड दैट दीज एलिमेंट आर प्रोडक्ट ऑफ द हिल स्लोप इवोल्यूशन। तो उन्होंने बताया कि जो 4 एलिमेंट्स होते हैं इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ द हिल स्लोप इवोल्यूशन। तो एलिमेंट्स आर 4 इन नंबर, तो इसमें 4 स्लोप होते हैं। एक वैक्सिंग स्लोप या समिटल कॉन्वेक्सिटी जिसको बोलते हैं, फ्री फेस होता है, ये फ्री फेस हो गया, या ग्रेविटी स्लोप जिसे बोलते हैं, डेब्रिस या टुलूज स्लोप हो गया, ये डेब्रिस या टुलूज स्लोप हो जाता है, और फिर पेडिमेंट हो गया, और ये पेडिमेंट होता है, पेडिमेंट कॉनकेव स्लोप होता है। तो इसको इन्होंने माना। अकॉर्डिंग टू हिम दे आर नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इवोल्यूशन। और ये जो चारों स्लोप होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, दे आर नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप डेवलपमेंट जनरेटेड बाय आइदर फ्लोइंग वाटर या मास मूवमेंट, या दोनों अगर होते हैं तो ये डेवलप होना बहुत नेचुरल है। फुल डेवलपमेंट दीज एलिमेंट डिपेंड अपॉन द लोकल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि बेडरॉक कैसा है, रैनफॉल कितनी हो रही है, रॉक स्ट्रक्चर कैसा है, इन सब पर डिपेंड करता है कि फुल्ली डेवलप होंगे कि नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैक्सिमम स्लोप एंगल रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो मैक्सिमम स्लोप एंगल है वो कांस्टेंट रहता है। एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द स्लोप एक्सेप्ट कॉन्केविटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इनके हिसाब से ये है कि सभी जो लेंथ है सभी स्लोप का लगभग सेम रहता है। तो इनके हिसाब से क्या होता है कि पैरेलल रिट्रीट हर जगह डोमिनेट करता है। तो जो इनकी थ्योरी है उनको इनकी थ्योरी समझते हैं। तो इन्होंने बताया कि कॉन्वेक्स स्लोप हो गया, फिर पैरेलल रिट्रीट हो गया, सॉरी फ्री फेस हो गया, फिर रेक्टिलिनियर हो गया, और फिर कॉनकेव हो गया। तो अगर इनकी थ्री फेस बनाए तो ये इनका जो मॉडल है, तो इनके मॉडल में क्या है कि इनके मॉडल में इन्होंने बताया कि पहले होता है कि कॉन्वेक्स स्लोप होता है, फिर फ्री फेस होता है, फिर रेक्टिलिनियर स्लोप होता है, और फिर कॉनकेव स्लोप होता है। तो इन्होंने बताया कि जो पैरेलल रिट्रीट होता है, तो इनका जो कंसेप्ट है प्योरली पैरेलल रिट्रीट है। इन्होंने बोला कि लेंथ जो है ये इतना जो है ये क्या है, पैरेलल रिट्रीट है, सॉरी ये रेक्टिलिनियर स्लोप हो गया या डेब्रिज स्लोप हो गया। इट इज़ द लेंथ ऑफ कॉनकेव स्लोप, वो फ्री फेस हो गया, और फिर क्या कहते हैं ये वो स्लोप हो गया, क्या नाम है, कॉन्वेक्स स्लोप हो गया। तो इनके हिसाब से पैरेलल रिट्रीट पूरे में होता है। तो कॉन्वेक्स स्लोप भी पैरेलल रिट्रीट करेगा, फ्री फेस भी पैरेलल रिट्रीट करेगा, लेकिन जो साइज़ होगी ना, ये साइज़ जो है, लेंथ जो है सभी की लगभग सेम रहेगी, और ये भी क्या कहते हैं लगभग सेम रहेगा। तो ये जब ये लगभग सेम रहेगा तो ये भी लगभग सेम रहेगा। बस क्या होता है कि एक्सटेंड करता है कौन, ये स्लोप, कॉनकेव स्लोप। ये कॉनकेव स्लोप हो गया, रेक्टिलिनियर स्लोप हो गया, या फ्री फेस हो गया, कॉन्वेक्स स्लोप हो गया। तो पैरेलल रिट्रीट देखा जाता है कॉन्वेक्स स्लोप में भी, फ्री फेस में भी, और रेक्टिलिनियर स्लोप में भी। बस जो कॉनकेव स्लोप होता है इसकी लेंथ बढ़ती जाती है। जैसे कि पैरेलल रिट्रीट होता है इन तीनों स्लोपों का, तो ये पीछे जब खिसकते हैं तो वो जो एरिया है इट इज़ कवर्ड बाय दी कॉनकेव स्लोप। कॉनकेव स्लोप कहाँ पर डेवलप होता है, पेडिमेंट जो होते हैं वो कॉनकेव स्लोप में डेवलप होते हैं। सिंपली इनकी यही थ्योरी है। इनके थ्योरी में 4 एलिमेंट हैं स्लोप के, एक तो कॉन्वेक्स स्लोप या वैक्सिंग स्लोप, फ्री फेस, डेब्रिज स्लोप और पेडिमेंट। और ये तीनों स्लोप जो हैं, वैक्सिंग स्लोप हो गया, फ्री फेस हो गया, और डेब्रिज स्लोप, ये पैरेलल रिट्रीट अंडरगो करते हैं। और जो पेडिमेंट्स होता है ये एक्सटेंड करता है, ये कॉनकेव स्लोप का होता है, ये एक्सटेंड करता है।
तो वही कहा कि एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ दी ऑल पार्ट ऑफ दी स्लोप, तो तीनों स्लोप का पार्ट वो कांस्टेंट रहता है, सॉरी वो क्या कहते हैं कांस्टेंट रहता है, जबकि जो कॉन्केविटी होती है वो बढ़ती जाती है। इन द एरिड रीजन ड्यू टू पैरेलल रिट्रीट द कॉन्केविटी इंक्रीजेज इन लेंथ, तो एरिड रीजन में पैरेलल रिट्रीट वहाँ पर होता है तो कॉन्केविटी की लेंथ बढ़ती जाती है, एंड एंगल एट द पॉइंट अदर कॉन्केविटी डिक्रीज करती है, और वो एंगल डिक्रीज करती जाती है। जब बढ़ती जाती है तो ऑब्वियसली डिक्रीज कर जाएगी, कॉन्केव में हम देखते हैं डिक्रीज करती है प्रोग्रेसिवली स्लोप। दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन में बी सब डिवाइडेड इनटू द पैरेलल रिट्रीट विद द फ्री फेस एंड विदाउट फ्री फेस। तो इस इवोल्यूशन को दो केसेस में देखा जा सकता है, एक ऐसा पैरेलल रिट्रीट जहाँ पर फ्री फेस हो, और दूसरा ऐसा एरिया जहाँ पर फ्री फेस ना हो। फ्री फेस वुड अंडरगो पैरेलल रिट्रीट रिजल्टिंग इन द ग्रोइंग साइज ऑफ द पिरामिड विच कंटिन्यूस, तो वही देखे पिरामिड कैसे बढ़ रहा था। तो ये पिरामिड क्या होता है, पिरामिड बढ़ता जाता है और ये सब अपना पैरेलल रिट्रीट करते जाते हैं, पैरेलल रिट्रीट करते जाते हैं और पिरामिड बढ़ता जाता है। तो free face would undergo parallel retreat resulting to the growing size of the pediment which continues to replace more of slope. He argued that the slope lacking free face have sigmoidal shape and mostly inactive होते हैं। तो बस हो गया, तो हम लोग बस ये याद रखना है कि इसमें तीनों चीज़ ये तीन एलिमेंट जो हैं वैक्सिंग स्लोप, फ्री फेस और डेब्री स्लोप, ये तीनों पैरेलल रिट्रीट अंडरगो करते हैं, और जबकि पिरामिड क्या होता है कॉन्केविटी स्लोप होता है और ये इनकी लेंथ बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, ये यहाँ पर देखा है, ये इस स्लोप में देख सकते हैं। तो ये जो पिरामिड हैं, ये पिरामिड कॉन्केव स्लोप बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा ये जो डेब्री स्लोप है, फ्री फेस है, और ये क्या नाम है इसका कन्वेक्स स्लोप है, ये सब पैरेलल रिट्रीट अंडरगो कर रहे हैं और ये एक्सटेंड करता, पिरामिड एक्सटेंड करते जा रहे हैं। तो ये पिरामिड बढ़ता जा रहा है और ये भी स्लोप पैरेलल रिट्रीट कर रहा है, ये भी स्लोप पैरेलल रिट्रीट कर रहा है, और कॉन्वेक्स ऊपर के कॉन्वेक्स स्लोप तो पैरेलल रिट्रीट कर ही रहा है। अच्छा, ये भी क्या होता है कि ये सिंपली ये ऐसे सेमी रीजन होते हैं, कोई बड़ा सा एक प्लेटू है, तो प्लेटू है क्या कहते हैं उसमें, ये प्लेटू है इस टाइप का है, प्लेटू इस टाइप का है। तो ऐसे प्लेटूज को क्या होते हैं कि तो पहले ये मेसा होते हैं, जब बड़े साइज में होते हैं मेसा होते हैं, जब इनका पैरेलल रिट्रीट होता है तो ये बट में डेवलप हो जाते हैं, तो इनका पैरेलल रिट्रीट होता है और फिर ऐसे पैरेलल रिट्रीट होता जाता है और पिरामिड बढ़ते जाते हैं। पिरामिड जब बढ़ते जाते हैं और आपस में जब ये ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर कोई छोटा सा रेसिड्यू हो गया, और जब छोटा सा ये पूरी तरह से जब समाप्त हो जाता है और तो एक छोटा सा रेसिड्यू हो गया और फिर ये पेडी प्लेन्स आपस में मिल गए, तो इस तरीके से जो अनड्यूलेटिंग प्लेन बनता है इसे पेडी प्लेन बोलते हैं। तो इन्होंने पेडी प्लेन का कंसेप्ट दिया था, पेडी प्लेन। तो इस तरीके से हम लोगों ने चारों थ्योरी देख ली, और ये 4 थ्योरीज हैं। ठीक है, आगे इसमें हम लोग एक छोटी सी और चीज़ देखेंगे, तीनों की थ्योरी में कंपैरिजन देखेंगे। स्लोप डेवलपमेंट थ्योरी में बेसिकली वुड की थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी नहीं है, बस वो क्वेश्चन आ गया था कि वुड का क्या सिग्निफिकेंस है, तो वुड की थ्योरी को यूज़ करते हैं ये, क्या उसके चारों एलिमेंट को यूज़ करते हैं, ये क्या नाम है किंग यूज़ करते हैं, इसलिए वो जो क्वेश्चन आया था यूपीएससी में उसके लिए इंपॉर्टेंट है वुड की थ्योरी को समझना। अदरवाइज तीन इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं, एक डेविस की, किंग की और पेंग की। ठीक है, ओके।